हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं अभी 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हार्डली एक महीना ही बचा है। तो उसके लिए 12th कॉमर्स मैथ्स के लिए हमें क्या रिवाइज़ करना चाहिए और क्या हमें बेसिक ज़रूरी है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आज लेने वाली हूँ टाइम सीरीज़ लेसन फ्रॉम मैथ्स पार्ट 2। फ्रॉम दैट एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप रिफ़र कीजिए अपने टेक्स्ट बुक पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन टन्स फॉर द ईयर्स 1962 टू 1972। उसके लिए हमें डेटा दिया है ईयर और प्रोडक्शन का। और क्वेश्चन क्या है, फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड टू द अबाउ डेटा। सो फर्स्ट हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड जो है उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन बनानी है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। बाद में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मार्किंग करने के लिए पहले तो आप डेटा ठीक तरह से देख लीजिए। 62 से स्टार्ट हो रहा है 1962 और एंड हो रहा है 1972 पे। तो हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मार्किंग बनाना है और 1962 से लेके 1972 तक यहाँ पे मार्किंग करनी है। '64, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 और 1972। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। और बाद में जो प्रोडक्शन का है वहाँ पे लोवेस्ट है 0 और हाईएस्ट है 10। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी मार्किंग करके लेना है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेके प्रॉपर मार्किंग करने के बाद आपको नंबर डालने हैं। ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाद में जैसे कि टेबल में दिया है 1962 का प्रोडक्शन है 0। तो 1962 का प्रोडक्शन आप 0 पे मार्किंग करेंगे। बाद में 1963 भी 0 पे है। 1964 1 पे मार्किंग करना है। 1965 का 1 पे। 1966 है 4 पे। 1967 2। 1968 का है 4 पे। 1969 9। 1977 1971 10 और 1972 8। आप नोटबुक पे इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के लीजिए। 1 सेंटीमीटर का गैप दिया है और जैसे कि टेबल में दिया है यहाँ पे किस ईयर के लिए कौन सा प्रोडक्शन है उस पे मार्किंग ड्रॉ करना है। यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करना है। बाद में स्केल की मदद से हर एक पॉइंट को जॉइन करना है, लेकिन ईयर्स का भी ध्यान में रखना है। 1962 और 63 को जोड़ दिया। बाद में 63 और 64 को जोड़ना है। 64 से लेके 65 तक। 65 से 66 का जो है वो पॉइंट ज्वाइन करना है। क्योंकि गलती से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो पॉइंट नज़दीक दिख गया वैसे ज्वाइन करते जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ईयर्स के हिसाब से 1964, 65, 66, 66 के बाद में 67 आता है। 67 के बाद 68, 68 के बाद आएगा 69, 69 के बाद आएगा 70,
71 और 72। तो ये हो गया हमारा ग्राफ ड्रॉ। और एक बात है, 1962 से चालू हो रहा है यहाँ पे ईयर, लेकिन हम स्टार्टिंग तो 1962 से कोई भी ईयर चालू नहीं हो सकता, इसलिए हमें यहाँ पे एक मार्क ड्रॉ करना है इस तरीके से, बिकॉज हमने वो कंटिन्यूटी दिखानी है। तो ये मार्क, इसको बोलते हैं किंक। तो ये मार्क डालना ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हम 1962 से स्टार्ट कर सकें। अभी मेन पार्ट आता है ग्राफिकल मेथड के लिए, हमें ड्रॉ करनी है ट्रेंड लाइन। वो ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स होना चाहिए। जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, स्केल की मदद से आपको ड्रॉ करना है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है कि वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से आपको ड्रॉ करना है। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 हो सकता है, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 ऐसा नहीं होना चाहिए, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ग्राफ ड्रॉ होने के बाद आप क्या करेंगे? स्केल लिखेंगे। स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, आप जितना सेंटीमीटर ले रहे हो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक एक ईयर का डिफरेंस आ रहा है, इज इक्वल टू 1 ईयर। और यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पर भी आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, नहीं तो 1 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। सो क्या किया है हमने? यहाँ पे टेबल जो हमें दिया गया है, उस टेबल पे जो ईयर्स का मार्किंग है, वो यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे ईयर, और ये ईयर यहाँ पे मार्क करना है। और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन है, तो इन 1000 टन्स। इस तरह से पूरा ग्राफिकल मेथड से ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 थर्ड क्वेश्चन। उसमें मेथड यूज़ किया है 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज जो थर्ड क्वेश्चन है, उसको रिफर करेंगे। ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन फॉर द अबाउ डेटा यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अबाउ डेटा मतलब ये डेटा हमें क्वेश्चन 1 का यूज़ करना है। तो ये जो ईयर है, उसको ऐसे कॉलम्स बनाने हैं। ईयर का कॉलम आएगा पहले, वर्टिकल कॉलम बनाना है। 1962 से लेके 1972 तक पूरे ईयर्स लिखने हैं। बाद में जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन पूरा यहाँ पे आएगा। सो वो हम प्रोडक्शन लिखते हैं। फर्स्ट प्रोडक्शन दिया है वहाँ पे 1962 के लिए 0 0, बाद में 1 1 4 2 4 9 7 10 और 8। तो जो हॉरिजॉन्टल डेटा दिया है, कोई भी डेटा अगर एग्ज़ाम में आता है जो पूछा जाएगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए, उसको ऐसे वर्टिकल ईयर बना के लेना है। बाद में प्रोडक्शन लिखना है, और थर्ड कॉलम आएगा 5 ईयरली मूविंग टोटल। तो उस 5 ईयरली मूविंग टोटल में क्या करना है? ये जो पहले 5 नंबर है, उसका एडिशन करना है। तो ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 नंबर है यहाँ पे, उसका एडिशन करना है। तो क्या हो गया? 4 + 1 5 + 1 6, उसका एडिशन ठीक इसके सामने लिखना है 6। तो ये तो हमने ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे हम डैश डालेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट ऐड करते वक्त फर्स्ट को छोड़ना है और बाकी 5 नंबर को लेना है। तो ये एडिशन करना है। 0 + 1 + 1 2 + 4 6 + 2 8। तो इन पाँचों का जो एडिशन है, वो इसके सेंटर में आएगा, एडिशन आएगा उसका 8। ऐसे करते करते एक एक को छोड़ के
जो नेक्स्ट 5 आते हैं उसका एडिशन करना है। तो 4 + 2 6 + 4 10 11 और ये हो गया 12। बाद में ये जो 5 है उसका एडिशन करना है, उसका एडिशन आता है 20। बाद में जो नेक्स्ट 5 है उसका एडिशन आएगा यहाँ पे 26। बाद में ये जो 5 है उसका एडिशन करना है, उसका एडिशन आता है और इसके 5 का जो सेंटर आता है 9 उसके सामने वो लिखना है 32। और जो लास्ट 5 बचे हैं 4 + 9 + 7 + 10 + 8 उसका एडिशन आएगा 38 और ये लास्ट 2 आएगा डैश। तो 5 ईयरली मूविंग के लिए पहले क्या करना है, ईयर प्रोडक्शन 5 ईयरली मूविंग टोटल हो गया। लास्ट है 5 ईयरली मूविंग एवरेज। उसके लिए क्या करना है, ये जो नंबर यहाँ पे आए हैं उसको डिवाइड बाय 5 करना है। तो 6 / 5 हमें मिलता है 1.2। 8 / 5 हमें मिलेगा 1.6। 12 / 5 2.4। ऐसे हर एक को 5 से डिवाइड करना है और उसका आंसर उसके सामने लिखना है। सो 20 / 5 है 4, 26 / 5 है 5.2, 32 / 5 है 6.4 और 38 / 5 है 7.6। सो इस तरीके से 5 ईयरली मूविंग एवरेज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और एक चीज़ है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। जब 3 ईयरली मूविंग एवरेज पूछा जाएगा तब यहाँ पे ईयर प्रोडक्शन 3 ईयरली मूविंग टोटल आएगा और 3 ईयरली मूविंग एवरेज आएगा। जब आप 3 ईयरली मूविंग टोटल करोगे, यहाँ पे हमने 5 का एडिशन किया है, 3 ईयरली में 3 का एडिशन करके यहाँ पे लिखना है और लास्ट में जो आंसर यहाँ पे आता है उसको डिवाइड बाय 3 करना है। तो ये हो गया 5 ईयरली मूविंग एवरेज का सॉल्यूशन कंप्लीट। ईयरली मूविंग एवरेज के बाद हम सॉल्व करेंगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज का प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 4.1 9th क्वेश्चन 3 ईयरली मूविंग एवरेज का है। हम देखते हैं वो 9th क्वेश्चन क्या है। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द अबाउ डेटा यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अबाउ डेटा मतलब 7th क्वेश्चन का डेटा हमें यूज करना है। तो वो है 1976 से लेके 1986 तक वो ईयर का कॉलम वर्टिकली बनाना है। 1976, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 तक। बाद में उसका जो प्रोडक्शन दिया है वो यहाँ पे लिख के लेना है। प्रोडक्शन का भी वर्टिकल कॉलम बनाना है। बाद में 3rd कॉलम आएगा 3 ईयरली मूविंग टोटल और 4th आएगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज का, को ट्रेंड वैल्यूज भी बोलते हैं। सो पहले प्रॉब्लम में हमने क्या किया, 5 ईयरली था तो 5 का एडिशन हुआ था, यहाँ पे 3 का एडिशन होगा। तो ये जो 3 नंबर है 4 + 4 उसका एडिशन उसी के सेंटर में लिखना है 8। बाद में ऊपर का छोड़ना है। नेक्स्ट जो 3 नंबर्स है 4 4 2, सो 4 + 4 8 + 2 यहाँ पे आएगा 10। बाद में अगले 3 नंबर्स लेने हैं, उसका एडिशन आएगा 12। बाद में नेक्स्ट नंबर्स उसका एडिशन आएगा 16। फिर से नेक्स्ट नंबर लेने हैं, उसका एडिशन आएगा 19। नेक्स्ट नंबर लेने हैं 8 + 5 + 9 उसका एडिशन आता है 22। नेक्स्ट 5 + 9 + 4 उसका एडिशन आएगा 18। 9 4 10 का एडिशन आएगा 23 और 10 + 10 + 4 का एडिशन आएगा 24। ये जो पहला नंबर आएगा वहाँ पे डैश लगाना है, यहाँ पे डैश लगाना है। सो 3 ईयरली मूविंग टोटल होने के बाद 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने के लिए ये जो नंबर्स है एक एक करके उसको डिवाइड बाय 3 करना है। सो पहला जो है 8 / 3, सो 8 / 3 का आंसर आ रहा है 2.67। 2 डेसिमल तक आप स्टॉप कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 डेसिमल तक लेना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। 10 / 3 का आंसर आएगा 3.33।
12 डिवाइडेड बाई 3 तो 4 आएगा आंसर। 16 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर है 5.33। 19 डिवाइडेड बाई 3 6.33। 22 डिवाइडेड बाई 3 7.33। 18 डिवाइडेड बाई 3 6। 23 डिवाइडेड बाई 3 7.67 और 24 डिवाइडेड बाई 3 8 होता है। तो ये हो गया 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ईयर, प्रोडक्शन, 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज मेथड। उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.1 में से। सो क्वेश्चन 6 में दिया है ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द डेटा इन प्रॉब्लम 4। तो ये 4 का जो डेटा दिया हुआ है उसका हमें 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज मेथड यूज़ करके ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने हैं। तो उसके लिए ये जो ईयर है 1976 से लेके 1985 तक वो आपको ऐसे लिख के लेना है और साथ में प्रोडक्शन भी लिखना है। तो ये जो 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज है उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपके नोटबुक पे जो लाइंस होते हैं उस पे पहला ईयर लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, बाद में दूसरा ईयर लिखना है। 1976, 77 एक ईयर लाइन छोड़ना है, बाद में दूसरा ईयर लिखना है, फिर लाइन छोड़ना है, बाद में दूसरा ईयर लिखना है। तो वो जो डेटा दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, जो क्वेश्चन है उसका डेटा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 1976 से लेकर 1985 तक ऐसे आपको लाइन छोड़ते छोड़ते पूरा ईयर लिखना है और उसके साथ में जो प्रोडक्शन है वो लिखना है। तो उसके साथ में जो प्रोडक्शन है वो दिया है 0 2 3 3 2 4 5 6 7 और 10। ऐसे आपको ईयर और प्रोडक्शन का कॉलम बनाना है। बाद में नेक्स्ट है 4 ईयरली मूविंग टोटल। अभी जो ये 4 ईयरली मूविंग टोटल दिया है, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम्स में देखा है 5 ईयरली और 3 ईयरली। 5 का मतलब है हम 5 का एडिशन करते हैं और 4 ईयरली में हम ऐड करेंगे 4 का। तो ये जो 4 का एडिशन है 0 2 3 और 3, इन चारों का एडिशन होता है 3 + 3 6, 6 + 2 8। उसका एडिशन हम लिखेंगे इन 4 नंबर्स के बीच में। तो ये जो लाइन है बीच में छोड़ी हुई उसका एडिशन हम लिखेंगे 8। बाद में ये पहला नंबर छोड़ना है और नेक्स्ट 4 नंबर जो आते हैं 2 + 3 + 3 + 2, उसका एडिशन आएगा 10। वो इन 4 नंबर्स के बीच में आएगा 10। बाद में 3 + 3 + 2 + 4, उसका एडिशन आता है 12। बाद में 3 + 2 + 4 + 5, उसका एडिशन आता है 14। नेक्स्ट आएगा 2 + 4 + 5 + 6, उसका एडिशन है 17। 4 + 5 + 6 + 7, उसका एडिशन आएगा 22। और लास्ट है 5 + 6 + 7 + 10, उसका एडिशन आता है 28। वो आएगा इनके बीच में। ये हो गया थर्ड कॉलम 4 ईयरली मूविंग टोटल। अब ये जो टोटल है उसको हम डिवाइड बाय यहाँ पे 4 करेंगे। जैसे हम 5 ईयरली में 5 का एडिशन करके 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी 4 का ऐड करना है और ये जो नंबर आ रहा है उसको डिवाइड बाय 4 करना है। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 तो आएगा 2। ये जो डिवीजन है ठीक सामने 8 के सामने लिखना है। 10 डिवाइडेड बाय 4 आएगा 2.5। 12 डिवाइडेड बाय 4 आएगा 3। 14 डिवाइडेड बाय 4 आएगा 3.5। 17 डिवाइडेड बाय 4 आएगा 4.25। 22 डिवाइडेड बाय 4 आएगा 5.5। 28 डिवाइडेड बाय 4 आएगा 7। 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज में 2 और कॉलम्स बढ़ते हैं यहाँ पे। 4 ईयरली मूविंग एवरेज होने के बाद 2 यूनिट मूविंग टोटल करना है। 2 यूनिट मूविंग मतलब ये जो दो नंबर्स है उसका एडिशन यहाँ पे करना है। 2 + 2.5 आएगा 4.5। 2.5 + 3 जो आएगा उसका एडिशन सेंटर में लिखना है यहाँ पे
5.5, 3 + 3.5 6.5, 3.5 + 4.25 आएगा 7.75, 4.25 + 5.5 का एडिशन आएगा 9.75 और लास्ट में 5.5 + 7 का एडिशन आएगा 12.5। और जो ये लास्ट कॉलम है, ये जो यहाँ पे टाइटल यहाँ पे लिखा है कॉलम्स का, वो भी ज़रूरी है। 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अभी यहाँ पे हमने ईयर लिया, प्रोडक्शन लिया, 4 का एडिशन किया है, डिवाइड बाय 4 किया है, 2 का एडिशन किया है और यहाँ पे लिखा है 2 का एडिशन किया है, इसीलिए जो नंबर आ रहा है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। सो 4.5 डिवाइडेड बाय 2 है 2.25, 5.5 का डिवीजन बाय 2 2.75, उसी तरह से हर एक नंबर को डिवाइड बाय 2 करना है। तो इन सारे का आंसर आएगा यहाँ पे 0.25। तो ये हो गया 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। लास्ट मेथड यूज़ होती है ट्रेंड लाइन निकालने के लिए, नहीं तो ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए, वो है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये सबसे डिफ़िकल्ट मेथड है लेकिन करेक्ट मेथड है। इसे जो आंसर मिलते हैं वो करेक्ट होते हैं, ज़्यादा नज़दीक होते हैं अगर हमें फ्यूचर में किसी ईयर का प्रोडक्शन के बारे में निकालना हो तो ये हम जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम 1, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। ये जो ऑल्सो ऑब्टेन का क्वेश्चन है वो हम बाद में करते हैं, पहले जो हमें पूरा प्रोसीजर करना है वो देख लेते हैं। कंसिडरिंग ये जो टेबल है क्वेश्चन 1 का, वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। ये ईयर लिखा है, वर्टिकली ऐसे कॉलम बनाने हैं और जो प्रोडक्शन है वो लिख के लेना है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए ईयर का पूरा कॉलम बनाना है, लास्ट में यहाँ पे टोटल आएगा। नेक्स्ट कॉलम है प्रोडक्शन का। ये दो चीज़ें टेबल में दी हुई होती है वो जैसे कि जैसे वहाँ पे लिखना है। प्रोडक्शन ईयर टी है, प्रोडक्शन वाई है, ये यहाँ पे लिखना है। बाद में नेक्स्ट कॉलम आएगा यू का। अभी ये यू कैसे फाइंड आउट करना है? यू का फॉर्मूला है यू इज इक्वल टू टी माइनस मिडल वैल्यू ऑफ टी। ये जो है मिडल वैल्यू ऑफ टी है डिवाइडेड बाय एच। तो ये जो टी है वो सेम रखना है। और मिडल वैल्यू ऑफ टी मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी 11 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे है, इसीलिए हमें सेंटर मिल रहा है 1967। तो जब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, जब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड होगा तब t होगा, यहाँ पे u होगा t माइनस मिडल वैल्यू ऑफ t। तो ये जो सेंटर वैल्यू आ रहा है वो है 1967, तो यहाँ पे 1967 आएगा। और h का मतलब है इन 2 ईयर्स का डिफरेंस, वो तो सेम रहेगा हर एक चीज़ के लिए। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, एक ईयर का डिफरेंस आ रहा है तो ये आएगा 1। तो u हमें यहाँ पे डालना है, जो यहाँ पे मिला है वो हमें यहाँ पे डालना है 1967। सो t माइनस 1967 अपॉन 1। तो ये हमें यहाँ पे अभी कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पे t का मतलब है 1962, तो 1962 माइनस 1967 करना है, वो आएगा -5। 1963 माइनस 1967 है -4। 1964 माइनस 1967 है -3। 1965 माइनस 1967 है -2। 1966 माइनस 1967 है -1 और 1967 माइनस 1967 है 0। इसी तरह से आगे बढ़ना है। 1968 माइनस 1967 है 1। 1969 माइनस 1967 है 2।
1970 माइनस 1967 है 3, 1971 माइनस 1967 है 4 और 1972 माइनस 1967 है 5। उसी तरह से ये हो गया u का कॉलम कंप्लीट। जो नेक्स्ट कॉलम है वो है u स्क्वायर। तो -5 स्क्वायर आएगा 25, -4 स्क्वायर 16, -3 स्क्वायर 9, -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर तो 0 हो गया, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर है 25। और ये जो लास्ट यू वाई का कॉलम है ये है u इंटू वाई। सो 0 और ये 0 इंटू -5 हो गया 0, 0 इंटू -4 0, 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू -2 -2, 4 इंटू -1 -4, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 9 यहाँ पे आ गया 18, 3 इंटू 7 हो गया 21, 4 इंटू 10 हो गया 40 और 5 इंटू 8 भी हो गया 40। इन सब चीज़ों का यहाँ पे टोटल करना है। तो इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे 46। ये जो u का एडिशन है वो हमेशा उसका एडिशन रहता है 0। ये सेपरेट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये कैलकुलेशन करेक्ट आ रहा है तो उसका एडिशन 0 ही आएगा, क्योंकि -5 ये -5 और 5 कैंसिल हो जाता है, -4 4 कैंसिल हो जाता है, ऐसे सारी चीज़ें कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आएगा। u स्क्वायर का एडिशन आएगा 110 और यू वाई का एडिशन आ रहा है 114। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद कुछ और चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ये जो हमें यहाँ पे टोटल मिल रहा है वो हम सारी चीज़ें पहले यहाँ पे लिख के लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं n इज इक्वल टू यहाँ पे है 11, क्योंकि यहाँ पे 11 ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट ये है एडिशन ऑफ y, तो मतलब ये आएगा नोटेशन समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 46। ये है u का एडिशन, तो ये आएगा समेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0। ये है u स्क्वायर का एडिशन, तो उसका आएगा समेशन ऑफ u स्क्वायर इज 110 और लास्ट है समेशन ऑफ u y इज 114। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे यूज़ करना है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आपको लिखना है लेट द ट्रेंड लाइन बी y इज इक्वल टू a प्लस बी यू और उसको 1 इक्वेशन नेम करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ट्रेंड लाइन है लेट द ट्रेंड लाइन भी हम लेते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी यू। नेक्स्ट हमें लेना है लेट द नॉर्मल इक्वेशंस बी। Let the normal equations be summation of y is equal to na plus b summation of u और summation of uy is equal to a summation of u plus b summation of u square। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ये जो चीज़ें हैं वो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट द ट्रेंड लाइन बी y इज इक्वल टू a प्लस बी यू, उसको फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे। और लेट द नॉर्मल इक्वेशंस बी समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन u सेकेंड इक्वेशन, और ये समीशन यू y इज इक्वल टू a समीशन u प्लस b समीशन u स्क्वायर थर्ड इक्वेशन। ये जो हमें एडिशन मिला है समीशन वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो सेकेंड में से हमें मिलेगा समीशन y है 2 implies समीशन y है 46, n है 11, a को हमें फाइंड आउट करना है प्लस b समीशन ऑफ u तो 0 है। तो ये इक्वेशन मिला है 46 इज इक्वल टू 11 a। तो यहाँ से a विल बी इक्वल टू 46 और ये 11 नीचे चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा, आप डिवाइड करके देखना है, इसका आंसर आ रहा है 4.18 ए का आंसर। तो सेकेंड इक्वेशन में हमें ए का आंसर मिलेगा
और थर्ड इक्वेशन में से समेशन ऑफ यू वाई है यहाँ पे 114, ए समेशन यू तो 0 हो गया, और बी समेशन यू स्क्वायर है 110। तो इससे हमें मिलेगा 114 इज इक्वल टू 110 बी। तो बी विल बी इक्वल टू 114 अपॉन 110, वो मिल रहा है आंसर 1.04। ये आपको डिवाइड करना है, 46 अपॉन 11 डिवाइड करके 4.18 आता है, 114 अपॉन 110 डिवाइड करके 1.04 आ रहा है। तो इन चीज़ों से हमें क्या मिल रहा है, ए और बी, ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है 1 में। सो 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4.18 प्लस 1.04 u। ये हो गया ट्रेंड लाइन, इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। तो ये पूरा हो गया मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो ईयर और प्रोडक्शन का डेटा दिया है, ईयर कॉलम वर्टिकली लिखा, प्रोडक्शन कॉलम वर्टिकली लिखा, यू फाइंड आउट किया है, और यू का फॉर्मूला हमने क्या देखा, यू का फॉर्मूला है यू इज इक्वल टू टी माइनस मिडल वैल्यू ऑफ टी अपॉन एच। ये मिडल वैल्यू ऑफ टी कब लेना है, जब n इज इक्वल टू ऑड होता है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 11 था, n इज इक्वल टू 11 है, ये सब ऑब्जर्वेशंस 11 है, ऑड है, इसीलिए हमें सेंटर मिल रहा है 1967, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और h है इन दोनों में से डिफरेंस, वो है 1। तो इस तरीके से प्रोडक्शन u का वैल्यू मिला, t मतलब ये 1962 माइनस 1967, ये सब चीज़ें मिल रही है। नेक्स्ट कॉलम है यू स्क्वायर का, और लास्ट कॉलम है यू वाई का। बाद में ये सब का एडिशन होने के बाद यहाँ पे सब चीज़ें मेंशन करना है, n इक्वल टू 11, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ u स्क्वायर, समेशन ऑफ यू वाई। ये कोई अलग चीज़ें नहीं लिखा है, यहाँ पे जो ऐड हो रहा है वहीं पे यहाँ पे 46, 0, 110, 114 यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट है लेट द ट्रेंड लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी यू। बाद में नॉर्मल इक्वेशन लेना है, समेशन y एन ए प्लस बी समेशन ऑफ u, और समेशन यू वाई इज इक्वल टू a समेशन यू फर्स्ट प्लस b समेशन यू स्क्वायर। ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सेकेंड इक्वेशन में से आपको a मिलेगा, थर्ड इक्वेशन में से आपको b मिलेगा, और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। और एक चीज़ वहाँ पे दिया है सेकेंड क्वेश्चन में, देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। सो 1975 के लिए ट्रेंड वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। सो यहाँ पे फॉर t इज इक्वल टू 1975, t इज इक्वल टू 1975 के लिए पहले u निकालना है, तो वो है u का फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे u इज इक्वल टू टी माइनस 1967 अपॉन 1 है, तो वो जो 1975 है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, 1975 माइनस 1967 अपॉन 1, तो इससे u मिल रहा है 8। 1975 माइनस 1967 वो 8 है, ये 8 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4.18 प्लस 1.04 इंटू 8। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, 1.04 इंटू 8, इसका जो आंसर मिल रहा है वो इसको ऐड करना है, और फाइनल आंसर मिलेगा 12.5। तो ये है पूरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हम लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से, वो है एक्सरसाइज 4.1 फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.1 का फिफ्थ क्वेश्चन आप प्रेफर कीजिए। 4.1 का फिफ्थ क्वेश्चन, फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा अबाउ बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987 के लिए प्रेडिक्ट करना है।
और यहाँ पे ये डेटा यूज़ करना है 1976 से लेके 1985 तक का कॉलम हो गया, प्रोडक्शन का कॉलम हो गया, नीचे टोटल का रो आएगा। नेक्स्ट कॉलम है यू। अभी ये यू है, एन यहाँ पे है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये है इवन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे इवन है, तो इसीलिए u का जो फॉर्मूला है वो आएगा u इज इक्वल टू t माइनस मीन ऑफ मिडल वैल्यूज अपॉन h अपॉन 2। ये है फॉर्मूला। तो इस तरीके से उसका आंसर आ रहा है t माइनस मीन ऑफ मिडल वैल्यूज। मीन ऑफ मिडल वैल्यूज मतलब मिडल वैल्यूज है 1980 और 81, ये दो वैल्यूज बीच में आ रहे हैं, तो इसका मीन हो जाएगा 1980 प्लस 1981 अपॉन 2, तो उसका सेंटर वैल्यू आएगा 1980.5। और ये है h है 1977 माइनस 1976, एक का डिफरेंस है हर एक के ईयर्स में, तो 1 अपॉन 2 आएगा। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये है t माइनस 1980.5। तो ये हो गया u का फॉर्मूला, ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स t माइनस 1980.5। इस तरीके से वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट कॉलम है u स्क्वायर का और लास्ट कॉलम है u इंटू वाई। तो यहाँ पे u कैसे आएगा, किस तरह से, ये मैं फर्स्ट सॉल्व करके दिखा देती हूँ। u विल बी 2 टाइम्स t है 1976 माइनस 1980.5। 1976 माइनस 1980.5 हो गया 4.5 माइनस 4.5, सो 2 इंटू माइनस 4.5 हो जाएगा -9। तो ये -9 आएगा यहाँ पे। इसी तरह से आगे के जो u के वैल्यूज़ हैं वो निकालने हैं। 1977 t के जगह आएगा और ये पूरा कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है यहाँ पे -7, नेक्स्ट है -5, नेक्स्ट -3, -1, बाद में 1981 अगर यहाँ पे डाल दिया तो वो पूरा सॉल्व करना है। 1 3 5 7 9। अगर आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मिल रहे हैं तो आप पैटर्न देखकर भी आगे के वैल्यूज़ u के लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 का डिफरेंस था -9 और -7 के बीच में, उसी तरह के यहाँ पे फॉलो हुआ है। यह बाद में नेक्स्ट कॉलम u स्क्वायर का निकालना है। यहाँ पे -9 स्क्वायर 81, -7 स्क्वायर 49, -5 स्क्वायर 25, -3 स्क्वायर हो गया 9, -1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 और 9 स्क्वायर हो गया 81। नेक्स्ट लिखना है u इंटू वाई करना है। सो -9 इंटू 0 0 हो गया, -7 इंटू 2 -14, -5 इंटू 3 -15, -3 इंटू 3 -9, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 6 30, 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 10 90। इन सारी चीज़ों का भी यहाँ पे एडिशन करना है। y का एडिशन आ रहा है 42, u का एडिशन जैसे मैंने बताया हमेशा 0 ही रहता है। u स्क्वायर का एडिशन है 330 और uy का एडिशन है 148। तो यहाँ पे हमने चेंजेस क्या देखा है,
जब n इवन होता है तो u का फॉर्मूला इस तरीके से लेना है, t माइनस मीन ऑफ मिडल वैल्यूज़। तो ये जो मिडल t वैल्यूज़ है, मिडल t वैल्यूज़ यहाँ पे जो है 1980 और 81 आ रहा है, उसका सेंटर लेना है, उसका सेंटर है 1980.5। जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में सॉल्व किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के लेनी है। n इज इक्वल टू 10, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 42, summation of u is equal to 0, summation of u square is equal to 330 और summation of uy है 148। नेक्स्ट चीज़ें सेम रहेंगी। लेट द ट्रेंड लाइन बी y इज इक्वल टू a प्लस बी यू, लेट द नॉर्मल इक्वेशंस बी समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ u और समेशन ऑफ यू वाई इज इक्वल टू a समेशन ऑफ u प्लस b समेशन ऑफ u स्क्वायर। सो नेक्स्ट आएगा 2 इम्प्लाइज। सो 2 इम्प्लाइज समीशन ऑफ y है 42, n है 10, a प्लस b समीशन ऑफ u है 0। सो 42 इज इक्वल टू 10a, इससे हमें मिलता है a इज इक्वल टू 42, 10 नीचे जाएगा 42 अपॉन 10 तो आंसर आएगा 4.2। नेक्स्ट 3 इम्प्लाइज करता है समीशन ऑफ यू वाई 148 है, समीशन ऑफ यू वाई 148 आया है। बाद में a समीशन ऑफ u तो 0 है, b समीशन ऑफ u स्क्वायर है 330। सो यहाँ से मिलता है 148 इज इक्वल टू 330b, इससे मिलेगा b इज इक्वल टू 148 और 330 नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू 0.4485। ये आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो a और b वैल्यू मिलने के बाद हमें ट्रेंड लाइन मिल रहा है, देयरफॉर द ट्रेंड लाइन इज y इज इक्वल टू a है 4.2 प्लस b है 0.4485 u, ये है ट्रेंड लाइन। तो इस तरीके से मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो वो लास्ट में सॉल्व करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन किसके लिए दिया है, ये देखिए 5th। ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987। सो फॉर द ईयर 1987 फॉर t इज इक्वल टू 1987 u कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला से। तो इस फॉर्मूला से आपको u मिलेगा 13। ये जो u है ये जो ट्रेंड लाइन में सब्स्टिट्यूट करना है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4.2 प्लस 0.4485 इंटू यू है 13। तो ये पूरी चीज़ का आंसर आएगा, ये और ये मल्टीप्लाई करना है प्लस 4.2, उसका आंसर आ रहा है 10.0305। तो इस टाइम सीरीज लेसन में हमने देखा फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकंड है 5 ईयरली, 3 ईयरली और 4 ईयरली मूविंग एवरेज से हम सॉल्व करते हैं, और थर्ड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अभी जब फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स नहीं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आएंगे इसके लिए वो ग्राफिकल है सबसे इजीएस्ट, और ये है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है डिफिकल्ट बट एफिशिएंट। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको लर्न करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज में से जो ऑप्शंस एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू और फॉल्स है। मैं सारी चीज़ें नहीं लेने वाली हूँ, लेकिन जो बेसिक आपको आना ही है वो हम डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 67 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। सो कैन नॉट बी अ कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, सीजनलिटी है, साइक्लिकल है, ट्रेंड है, जो ये मीन है इट इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज।
सो ये जो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स किसी भी तरह घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज मीन, इसका आंसर है। सेकंड में जो श्योर क्वेश्चंस है, मतलब 80% आ सकते हैं, वही मैं आपको करने वाली हूँ। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इन टाइम सीरीज एनालिसिस इज टू, सो सबसे पहला जो स्टेप है इन टाइम सीरीज एनालिसिस इज टू प्लॉट द डेटा ऑन द ग्राफ। सो सेकेंड का आंसर है प्लॉटिंग द डेटा ऑन द ग्राफ। बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मूविंग एवरेजेस आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग। जो हम मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर करते हैं, ये जो सारी चीजें हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो ट्रेंड कंपोनेंट के लिए है। मूविंग एवरेजेस आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड कंपोनेंट। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, एन ओवरऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड पैटर्न इन एन एनुअल टाइम सीरीज वुड बी कंटेन्ड इन विच कंपोनेंट। ओवरऑल अपवर्ड और डाउनवर्ड पैटर्न इन एनुअल टाइम सीरीज वुड बी कंटेन इन ट्रेंड। ट्रेंड आंसर आना चाहिए। What is the disadvantages of graphical method of determining a trend line? नाइन्थ क्वेश्चन है, what is the disadvantage of the graphical method of determining a trend line? उसका आंसर है is subject to human error। ग्राफ निकालते वक्त, प्लॉट करते वक्त, ट्रेंड लाइन जब आप ड्रॉ करते हो तो हर एक पर्सन के हिसाब से ट्रेंड लाइन चेंज हो सकती है, तो इट इज सब्जेक्ट टू ह्यूमन एरर। उसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, डैश कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय अ स्मूथ लाइन। स्मूथ लाइन होता है हमेशा ट्रेंड कंपोनेंट के लिए। ट्रेंड इज द आंसर। डैश कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय पीरियोडिक वेरिएशन ईयर आफ्टर ईयर। सालाना जो आता है साल के बाद वो है सीजनल कंपोनेंट। थर्ड, डैश कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय लॉन्ग वेव स्पैनिंग फॉर 2 और मोर ईयर्स। मतलब 2 साल 3 साल के बाद जो रिपीट होता है वो है साइक्लिकल कंपोनेंट। फोर्थ है, डैश कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय अप एंड डाउन मोमेंट्स विदाउट एनी पैटर्न। जब कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है तो वो होता है इरेगुलर कंपोनेंट्स। इसी तरह से आप बाकी के ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो हमने मेथड्स आज सीखे हैं, ग्राफिकल मेथड, 5 ईयरली, 3 ईयरली, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको लगा कि आपको इससे मदद मिल सकती है, रिवीजन आपका हो सकता है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट्स क्लासेस को नहीं जा रहे हैं उनको मदद मिल सकती है ऐसे आपको लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। जो आपको नेक्स्ट लेसन्स में मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, बेसिक नॉलेज उसका अपलोड करूँगी। और आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पे अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कोई एक्सरसाइज प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।